नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समर्थ गुप्ता है। मैं कनिष्क हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। मैं कुछ आज अंतर्राष्ट्रीय सीओपीडी दिवस के बारे में बताना चाहता हूँ। सीओपीडी के अंदर दो बीमारियाँ आती हैं, पहला क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा एम्फाइसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में यूजली ट्रैकिया के अंदर यानी जो हमारा विंड पाइप है उसके अंदर सूजन आ जाती है, जिसके कारण म्यूकस का प्रोडक्शन यानी बलगम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरा एम्फाइसीमा, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एल्वुलाई यानी एयर सैक्स जिनको बोलते हैं वो डिस्टेंडेड हो जाते हैं यानी फूल जाते हैं, जिसके कारण दिक्कत आती है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके कारण क्या हैं सीओपीडी के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला तो स्मोकिंग, धूम्रपान, बीड़ी पीना, हुक्का पीना, सिगरेट पीना, ये सब। दूसरे नंबर पे केमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई, इंडोर पॉल्यूशन हो गया। चौथा इन्फेक्शंस हो गया, बच्चों को रिकरेंट इन्फेक्शन या लगातार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का चलना। फिर बाद में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, उसकी डेफिशिएंसी के कारण ये हो सकती है। इसके लक्षण क्या क्या हैं, हम कैसे इसको पहचानें? सबसे पहला सांस फूलना, दूसरा खांसी और बलगम होना। ये दो इसके मुख्य रूप में लक्षण है। सांस नहीं कि ये नॉर्मल सांस फूल रही है, सांस हमेशा बढ़ती रहेगी कि आज जितनी फूल रही है उससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसी बलगम है, खांसी बलगम लगातार बढ़ता रहेगा। अब अगला जो यूजली मुझसे पूछा जाता है कि दमे यानी एस्थमा और सीओपीडी में अंतर क्या है? पहला अंतर एज का है। यूजली जो सीओपीडी है 60 साल के बाद या 50 साल के बाद होती है। एस्थमा जल्दी बच्चों में पाया जाता है। दोनों में यह है कि एस्थमा के अंदर भी सांस फूल सकती है, खांसी आ सकता है, लेकिन सीओपीडी के अंदर जो सांस है वो बढ़ती रहती है फूलना। एस्थमा की सांस थोड़े कम टाइम के लिए फूलती है और हम इनहेलर या कुछ देते हैं तो वो दब जाती है या रुक जाती है या ठीक हो जाती है। इसमें वेरिएशन पाया जाता है। जो बलगम है वो ज़्यादा प्रोड्यूस सीओपीडी में होता है और ये सब मुख्य रूप से इसके अंतर हैं। और चेस्ट में जो जकड़न लगती है वो हमें एस्थमा में लगती है, सीओपीडी में नहीं लगती। बाकी जो फैमिली है, जैसे माता पिता को अगर आपको बीमारी है या फिर एस्थमा है तो एस्थमा के ज़्यादा चांसेस हैं कंपैरेटिव टू सीओपीडी कि बच्चों में ये आए। ये इसमें डिफ्रेंशिएशन है। हम इसको बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला और सबसे मुश्किल है, एक तो हम बीड़ी, हुक्का, सिगरेट जो भी पी रहे हैं वो छोड़ दें। दूसरा, अगर हम चूल्हे पे खाना पका रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो छोड़ दें। हम गैस का प्रयोग करें और जहाँ भी धुएं का उत्पादन है या कुछ भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं या केमिकल या इस तरह से हैं तो हम उससे बचाव करें या मास्क लगाएं या अपनी जॉब को कुछ टाइम के लिए एब्सिस्टेंस यानी छोड़ दें या चेंज कर दें या वातावरण थोड़ा सा बदलें। फिर आखिरी में आता है डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट से सीओपीडी ख़त्म नहीं होती। हम अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक आहार खाएं, जिससे कि लंग हमारे हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और हम बढ़िया रहें। फिर आता है इसका जांच कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा ये सीओपीडी है? तो जांच के रूप में हमारे पास एक्सरे है। किसी भी हॉस्पिटल में जाके या कनिष्क हॉस्पिटल में आके आप एक्सरे कराइए, वो एक्सरे मेरे पास आइए लेके, मैं एक्सरे से देखूंगा। साथ में स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जिसे हम पीएफटी बोलते हैं, वो करते हैं। उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, उसमें आ जाता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। उसमें एक वैल्यू आती है पर्टिकुलर FeV1/FeC, अगर 0.70 से वो कम आती है तो हमें लग जाता है ये सीओपीडी है। इलाज के तौर में सबसे पहला है स्मोकिंग छोड़ना। बहुत ही मुश्किल और बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जब आपने शुरू करी थी मेरे पास बिल्कुल नहीं आए थे आप पूछने कि डॉक्टर साहब इसको छोड़ें या ना छोड़ें, या ये छूटेगी तो नहीं, इसकी लत तो नहीं पड़ जाएगी। लेकिन जब भी आप इन्हेलर शुरू करते हैं या इन्हेल्ड मेडिकेशन या सूतने वाले पंप जिन्हें बोलते हैं, लेकिन आप उसके लिए एक डॉक्टर को ज़रूर पूछते हैं कि भाई इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, ये हम नहीं लेना चाहते, इससे घबराते हैं, तो इससे घबराइएगा मत। इसे यूज़ करने का इस्तेमाल हम अच्छे से जानते हैं और छुटवाने का भी जानते हैं। तो इसमें धैर्य बना के रखें और विश्वास करें अपने डॉक्टर को कि इसका इलाज संभव है और सही टाइम पे लेना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसमें वैक्सीनेशन भी लगती है, 2 तरह की, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल, वो टाइमली दी जाती है। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन अगर आपको सीओपीडी, एस्मा या अन्य बीमारी, निमोनिया, आईएलडी, कोई कोविड की फाइब्रोसिस, कुछ भी ARDS या क्रिटिकल केयर से या छाती में पानी भर जाना, इस तरह की दिक्कतें हैं तो मुझसे ज़रूर आके मिलिएगा कनिष्क हॉस्पिटल में।
मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ, क्योंकि ये छोटी सी उसमें मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी मैंने बताई हैं वो आपको कारगर साबित होगी, वो आपके लिए ज़रूरतमंद साबित होगी। और एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो कनिष्क हॉस्पिटल द्वारा या मेरे द्वारा आती रहेगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आगे भी। और कोई भी आपके क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू एनी बीमारी, किसी भी बीमारी, ज़रूरी नहीं चेस्ट के बारे में, कोई भी बीमारी, मधुमेह हो गया, बीपी हो गया, कुछ भी मतलब हो गया, बच्चे से संबंधित हो गया, तो आप कनिष्क वेबसाइट की साइट पे या फिर यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हैं। जब भी हमें टाइम मिलेगा या तुरंत उस पर हम आपको रिप्लाई करेंगे। और साथ में हमारा एक नंबर भी शो हो रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई आपको प्रायर अपॉइंटमेंट मुझसे या फिर अथवा और डॉक्टर से बुक करानी है। चलिए इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जय हिंद, जय भारत।